2015 में मेरी ग्रेजुएशन थी और 16 फेब में मैं जापान चला गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने पहले लैंग्वेज सीखी, उसके बाद मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। जापान के अपने फ़ायदे हैं, हम जो जिस कंट्री में भी जाते हैं उसके अपने फ़ायदे हैं। पूरी दुनिया में डिमांड होती है इसकी। जापान में जिसने काम कर लिया वो कहीं भी जाके काम करे, क्योंकि इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग कंट्री। एक तो वहाँ पे रेसिज्म नहीं है बिल्कुल भी, अगर आप यूरोप अमेरिका के उसको देखें तो। कि बेसिकली आपने जापान में पढ़ने जाना है, आपने काम करने जाना है जॉब के लिए, आपने वहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। सबसे पहला स्टेप आपका लैंग्वेज है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आज जो मेहमान हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं वो बुनियादी तौर पे तो एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर थे, लेकिन इसके बाद इन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया और ये जापान में गए। पिछले कई बरसों से ये जापान में मुकीम है और वहाँ काम कर रहे हैं। उनकी गवर्नमेंट के साथ मिलकर कई प्रोडक्ट्स पे, ट्रेनिंग्स पे काम कर चुके हैं। इसके साथ साथ इन्होंने जैपनीज़ लैंग्वेज का एक कोर्स किया है जिसमें इन्होंने N1 डिस्टिंक्शन ली है, जो कि पाकिस्तान में क्या बल्कि पूरी दुनिया में बहुत कम लोगों के पास ये डिस्टिंक्शन मौजूद है। हम इनसे जानेंगे कि इनका जापान का एक्सपीरियंस कैसा है और इनसे ये भी जानेंगे कि पाकिस्तानी लेबर जिस पे ये ख़ास तौर पे काम करें हैं कि पाकिस्तानी लेबर को जापान में किस तरह एकोमोडेट और फैसिलिटेट किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम हसन भट्ट साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम अली भाई, आप सुनाए? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप जापान में बतौर बिजनेसमैन काम कर रहे हैं, आपकी जो बैकग्राउंड है वो इंजीनियरिंग की है। तो सर, इंजीनियरिंग से आपने शिफ्ट कब किया, क्या सोच के किया, क्या माइंड में मोटिवेशन और विजन था? जी सर, शॉर्ट स्टोरी ये है कि मैं जब आई वाज इन इंजीनियरिंग इन 3rd सेमेस्टर, तो माय फादर स्टार्टेड अ कंपनी इन जापान। तो लकीली अगर ऐसा हुआ कि जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है ये बेसिकली जापान बेस्ड है सारी, इसकी सारी रूट्स जो हैं वो जापान से हैं। तो मैं बुक्स में भी पढ़ना कि जापानीज़ जो एग्जांपल्स आ रही हैं और जापानीज़ ऑथर्स की बुक्स पढ़ रहा हूँ, तो एक इंटरेस्ट वहाँ से डेवलप हो गया। दूसरा, जब मेरे फादर वहाँ पे चले गए तो ऑब्वियसली वो बिज़नेस वहाँ पे शिफ्ट कर लिया उन्होंने, तो मुझे वहाँ पे एक आना जाना मेरा शुरू हो गया, तो मुझे वहाँ से भी थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो गया। तो जैसे ही मैं ग्रेजुएट हुआ तो फादर अबाउट टू से कि आई वांट टू रिटायर, तो मुझे अब अगर आप रिटायर्ड कर दें, तो मैंने कहा ठीक है। मैं वहाँ गया तो मैंने उनसे थोड़ा सा टाइम मांगा कि मुझे लैंग्वेज सीखना है, जिसके लिए अगर आप साल 1.5 साल अगर आप मज़ीद कंटिन्यू कर सकें तो मैं लैंग्वेज सीख लूँ, उसके बाद मैं टेक ओवर कर लूँगा कंपनी को। तो मैंने तकरीबन 1 साल 3-4 माह मैं लैंग्वेज स्कूल में गया वहाँ पर, क्योंकि ग्रेजुएट होते ही मैं फौरी जापान चला गया था। 2015 में मेरी ग्रेजुएशन थी और 16 फेब में मैं जापान चला गया था। तो बेसिकली प्रोफेशनल करियर मेरा वहीं पे स्टार्ट हुआ जापान के अंदर। तो मैं जब 2018 के एंड पे मैंने कंपनी टेक ओवर किया, और जब मैंने फादर को कंपनी टेक ओवर तो मैंने उन्हें वापस पाकिस्तान भेज दिया। तो जब वहाँ पे स्टार्ट मैंने लिया, फ़र्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे मैं जब लैंग्वेज स्कूल में जाता था तो मेरे दोस्त विद डिफरेंट कंट्रीज़ जो वहाँ पे थे, मेरे क्लासमेट्स थे, तो उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ जापान में होती थी कि हमें जब हमने लेना होता था ना रहने के लिए, रहाइश के लिए, रेजिडेंस के लिए, उनको गारंटर लेने पड़ते थे जापानीज़। और कुछ इस तरह की कंपनीज़ बनी थी, उनको काफ़ी अच्छे खासी अमाउंट पे करनी पड़ती थी, और स्टार्टिंग में एक एडवांस के तौर पे अच्छे खासे पैसे देने पड़ते थे। तो मुझे वहाँ से आइडिया आया, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग काम था। तो मुझे लगा कि मुझे ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, एक तो मदद हो जाए मेरे जो इस तरह के लोग बाहर से आते हैं, और दूसरा ये है कि एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी भी मुझे उसमें नज़र आई। तो आई स्टार्टेड हॉस्टल फैसिलिटी विद ऑल फूड एंड जो है फैसिलिटीज़, के बच्चे आएँ वहाँ पे रहें, और जस्ट उनको पैसे मंथली एक अमाउंट फ़िक्स कर दी गई कि आपने ये देना है, उसके अलावा आपको खाना पीना, रहना, बिजली, गैस, ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड। तो बच्चे बहुत खुश थे इस मामले में, और कोई एडवांस नहीं, कोई गारंटर की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरी अपनी कंपनी थी। तो मैंने एज अ गारंटर वहाँ पे खुद करके और आगे मैंने लोगों को रेंट आउट करना शुरू किया। सर, मुझे ये बताइएगा कि आप अब तक काफ़ी लोगों को वहाँ पे एकोमोडेट कर चुके हैं, जो पाकिस्तानी लेबर है जी, उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जापान में, वो किस तरह वहाँ जाए और क्या क्या काम कर सकती है?
जी, पाकिस्तानी लेबर्स के लिए वहाँ पे बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हम लास्ट 2-3 ईयर्स पे गवर्नमेंट, जापान गवर्नमेंट, पाकिस्तान गवर्नमेंट, यानी कि बड़ा इसमें बहुत रोल है। हमारी टोक्यो एम्बेसी जो है, मैं उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि इनके सबसे पहला स्टेप जो है ना, उसके लिए हमें वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है। सही। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने पहले लैंग्वेज सीखी, उसके बाद मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। दिस इज़ द बेस्ट वे। अगर आप ये कहें कि हम स्टार्ट कर लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी, ये इंग्लिश नहीं है जो आहिस्ता आहिस्ता। सर, इसमें कोई मुश्किल आपको पेश आई थी, ये जो आपने N1 कैटेगरी में फॉल किया है? इसमें मुश्किल ऐसा कोई नहीं है, मुझे लगता है, क्योंकि ये एज सिमिलर हमारी उर्दू के है। इसका लिखने का स्टाइल, इसका ग्रामर की जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, वो सारी उर्दू की तरह है। सही। तो जिसको उर्दू आती है वो बड़े आसानी से सीख लेता है। जापानीज। हाँ जी, और इस जापानीज में जितने साउंड्स हैं वो ऑलमोस्ट 1 या 2 साउंड के अलावा सारे के सारे हमारे उर्दू में फॉल करते हैं। तो वो बहुत ईजी है हमारे, अगर सिर्फ इंटरेस्ट डेवलप करने की बात है। अगर आप इंटरेस्ट डेवलप कर लेते हैं तो मेरा नहीं ख्याल के, मतलब मैंने, हमारे स्कूल्स वाले टारगेट सेट करते हैं 2 साल का N2 लेवल तक। तो मैंने 1 साल 3 महीने में मैंने N2 लेवल क्लियर किया। उसके बाद मेरा चूंकि टारगेट N2 था तो मैंने छोड़ दिया स्कूल। तो मैंने बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, और मैंने बिजनेस डीलिंग करते करते फिर लास्ट ईयर मुझे लगा कि मुझे N1 भी कर लेना चाहिए। तो जब मैंने अप्लाई किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा N1 भी पास हो गया। तो बड़े अच्छे मार्क्स से अल्हम्दुलिल्लाह पास हुआ। हालांकि मेरे जापानीज़ दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि तुम्हें ज़रूरत नहीं है N1 की, हाँ तुम हमारे साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर लेते हो, हमारी ईमेल्स के जवाब दे देते हो, तो तुम्हें ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी एक वो होता है कि आपने आखिरी स्टेप छोड़ा हुआ, तो वो मुझे कंप्लीट करना था, तो मैंने किया। तो लेबर के लिए भी अपॉर्चुनिटी ये है कि सबसे पहला स्टेप जो हमारे पास है, टेक्निकल ट्रेनिंग्स जापानीज़ कहते हैं कि हम खुद दे लेंगे लोगों को हमारे पास, क्योंकि बड़ा हमारे पास गैप है कि जो चीज़ें हम यहाँ पे टेक्निकल देखते हैं और जो जापान में देखते हैं, हमारा एक जनरेशन गैप है उसमें बहुत ज़्यादा। जितना मर्जी हमें जब लोगों को ट्रेन करते हैं, वहाँ पे जाके उनको फिर एक नई टेक्नोलॉजी पे काम करना पड़ता है। तो इसलिए वो कहते हैं नॉट फॉर पाकिस्तानीज एवरी कंट्री, कि आप पहले सिर्फ हमारी ज़ुबान सीख कर आएँ, ताकि आपको हम जो समझा रहे हैं वो समझ आ जाए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो हमें समझ आ जाए। उसके अलावा आपको कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम भी लोगों को यही कह रहे हैं कि पहले आप जापानीज़ सीखें। सर, बट इंटरनेशनल के नाम से जो आपकी कंपनी है जी, वो करंटली क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है? जी, सबसे पहले मैं जैसा कि आपको बताया कि जैसे मैंने बिजनेस टेक ऑफ किया, मैंने हॉस्टल फैसिलिटीज़ ली। सही। और जैसे मैंने हॉस्टल फैसिलिटीज़ ली तो साथ ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि वो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 1-2 ईयर्स नंबर्स होते वो बढ़ते जा रहे थे। मैंने अराउंड 20 पीपल से स्टार्ट किया था, और एट अ टाइम मेरे पास 160 के करीब स्टूडेंट्स थे। तो जैसे मैंने वो देखा, साथ ही लोग मुझे आके ये कहना शुरू हो गए कि हमें जॉब भी इंट्रोड्यूस करवाई जाए जापान के अंदर। ज़ाहिर है जो स्टूडेंट्स आते हैं वो पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं, और पास आउट होने के बाद भी सारे इसी गोल के साथ आए होते हैं कि हमें नेक्स्ट अपनी जो है ना वो जॉब के लिए अप्लाई करना। तो यहाँ से एक वो उसका जो है मोटिवेशन मिली कि जो मेरे पास ऑलरेडी एक बिजनेस जो है अपॉर्चुनिटी थी, कि लोग मेरे पास थे, लोगों का डाटा था मेरे पास, इंफॉर्मेशन थी, तो उन सबको मैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो दिलवाऊँ, तो बच्चों के लिए भी आसानी हो जाएगी और मेरे लिए भी एक। तो उसके लिए डिफरेंट काइंड ऑफ लाइसेंस की ज़रूरत थी जापान के अंदर, जो मैंने अपने बट इंटरनेशनल पे लेके रखे हुए हैं। तो वो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने लिंक्स यूज़ किए, वहाँ के गवर्नमेंट के साथ मेरे ताल्लुकात थे वो यूज़ किए। तो उन्होंने मुझे कंपनीज इंट्रोड्यूस करवाई और मैंने लोगों को वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना शुरू किया। देन मेरे पास कार्स ऑटोमोबाइल बिजनेस का है वहाँ पे सेटअप मेरा, दो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ता जा रहा है। मैंने स्टार्ट जस्ट 5-6 कार से जस्ट 4 ईयर्स बैक शुरू किया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास गाड़ियों का स्टॉक जो एट ए टाइम होता है 100 से 150 गाड़ियों के करीब मेरा स्टॉक होता है, और जो चल रहा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा जो कोरोना सबसे जो रिसेंट मेरा काम शुरू हुआ कोरोना में, बहुत से लोगों का अल्लाह ताला सबके लिए आसानी करे, प्रॉब्लम्स भी हुई, लेकिन ये है कि मेरे लिए जो वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई कि जब जापान में सबसे जो पहले उधर प्रॉब्लम हुई, वहाँ पे ये जो टेम्परेचर थर्मामीटर जो होते हैं ये बिल्कुल शॉर्टेज हो गई इनकी। तो जापान गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ स्कूल्स को कंपनसेट करना था, क्योंकि वो कहते हैं हम टैक्सेस लेते हैं, तो हमने बच्चों के लिए क्या किया या हमने अपने लोगों के लिए क्या किया। तो जापान में वो नहीं मिल रहे थे। दे आस्क मी कि अगर आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं
तो वहाँ से काम स्टार्ट हुआ। देन मास्क, अल्कोहल, वो जो सैनिटाइज के लिए यूज़ होता है, देन मेडिकल ग्लव्स, प्लास्टिक ग्लव्स, गाउन्स, मतलब इस दैट काइंड ऑफ थिंग्स उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा एक के बाद एक वो पिछले 3 साल से, क्योंकि वहाँ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। वहाँ पे ओल्ड पीपल, जो ओल्ड एज होम बहुत ज़्यादा है, यानी कि यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि हर तीसरे पर्सन की जो एज है 80 से अबव है। सही। और इस वजह से वहाँ पे ओल्ड एज जो होम्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो हॉस्पिटल्स और ओल्ड एज होम्स को इन चीज़ों की बड़ी शॉर्टेज हो रही थी, वो सारे परेशान थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम काफ़ी ट्रेड करते हो, तुम्हारा इधर लोगों के साथ कनेक्शन अच्छे हैं, तो क्या तुम ये प्रोवाइड कर सकते हो? तो बी फ्रैंकली मेरे पास ऐसा कोई उस वक्त अपॉर्चुनिटी नहीं थी, जस्ट आई वर्कड ऑन इट, और अल्लाह ताला ने बड़ी मदद की। ऐसे कनेक्शंस भी मिल गए, थाईलैंड में मिल गए, चाइना में मिल गए, कि मैं उनको ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर सका। तो एक मेरा ये पिछले 3 साल से कोरोना में चला। सर, आपने गवर्नमेंट के साथ मिलके TITP प्रोग्राम पे भी काफ़ी काम किया, मैं चाह रहा हूँ कि इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। जी, TITP प्रोग्राम बेसिकली ये एब्रिविएशन है टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का अगर मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं तो जितने जापान के राउंड में सराउंडिंग में जो कंट्रीज हैं, जैसे वियतनाम, अगर आप उनकी सक्सेस स्टोरी देखें, फिलीपींस, इवन चाइना, अगर आप 30-40 ईयर्स बैक चले जाएं तो, और ये जो है कंबोडिया टाइप जो कंट्रीज़ हैं, इन सब की टेक्निकल जो इनकी इनोवेशंस हुई हैं सब इसी प्रोग्राम के थ्रू हुई। ठीक हो गया। इन्होंने क्या, जापानीज़ को बेसिकली जब ज़रूरत पड़ी कि हम जापान के अंदर लेबर कॉस्ट बड़ी ऊपर जा रही है, तो इन्होंने क्या कि इन्होंने देखा कि हमें अपना सेटअप जो है वो मुल्क से बाहर लेके जाना चाहिए। तो जब इन्होंने मुल्क से बाहर जाना था तो ऑब्वियसली इनका एनवायरनमेंट एक डिफरेंट था, इनकी टेक्नोलॉजीज़ डिफरेंट थी। तो उन ज़ाहिर ऐसे चले जाएंगे, मशीनें ले जाएंगे, तो वहाँ पर अगर ऑपरेटर्स नहीं होंगे तो काम ही नहीं चलेगा। इन्होंने एक प्लान बनाया, ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया डिफरेंट कंट्रीज़ को, जिसे हम TITP टेक्निकल इंटर्निंग प्रोग्राम कहते हैं। इन्होंने पहले लोगों को जापान बुलाया, 3-3 साल के वीज़े पे, लोगों को ट्रेन किया अपने एनवायरनमेंट पे, अपने फैक्ट्री एनवायरनमेंट पे, अपनी मशीनों के साथ फेमिलियर किया। उसके बाद जैसे ही लोग वापस गए, 3-3 साल बाद जब वापस जाना शुरू हुए, तो इन्होंने साथ साथ अपनी फैक्ट्रीज वहाँ पे लगानी शुरू कर दी। तो इसमें डबल होता है, जापान के अपने फ़ायदे हैं, हम जो जिस कंट्री में भी जाते हैं उसके अपने फ़ायदे हैं। लोगों को एक तो लेबर स्किल अप होती है, उनकी पूरी दुनिया में डिमांड होती है इसकी। जापान में जिसने काम कर लिया वो कहीं भी जाके काम करे, क्योंकि इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग कंट्री। और ऑटोमोबाइल अगर पाकिस्तान में भी देखें तो 90% हमारी ऑटोमोबाइल सारी जापानीज़ गाड़ियों की है। तो आप जैसे वो लोग वहाँ पे शिफ्ट करना शुरू हुए तो उनकी अपनी स्किल अप होती गई, लोगों को जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई, और इसी तरह इन सब कंट्रीज़ ने तरक्की की। तो हम भी पिछले 3 साल से इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि पाकिस्तान में लोगों को यहाँ से पहले वहाँ पे लेके जाया जाए, ट्रेन किया जाए, जैसे वो वापस आए हम इन्वेस्टर्स को यहाँ पे लेकर आएँ कि आप प्लीज़ अब फैक्ट्रीज़ यहाँ पे लगाएं, अपनी इंडस्ट्री यहाँ पे लगाएं, ताकि बहुत सारे लोग आ चुके हैं। जैसा कि मैं अगर आपको कोट करूँ, मोरिना का एक, आपने बड़े फेमिलियर होंगे, एक दूध आया करता था बच्चों का, ये डेयरी प्रोडक्ट्स में। इवन मोरिना का, क्योंकि मैं टोक्यो एम्बेसी में मेरी इनके साथ मुलाकात हुई, दे वर वेरी हैप्पी कि हमारा जो पूरी दुनिया में जो प्लांट है उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल प्लांट हमारा पाकिस्तान में, सही सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करता है वो। तो इस तरह और मित्सुबिशी है और 2-3 कंपनी, काफ़ी और अराउंड 50 के करीब कंपनीज हैं जो ऑलरेडी जापान से पाकिस्तान आ चुके हैं। हाँ जी, वो हमारी एम्बेसी इस पर बड़ा ठीक ठाक काम कर रही है, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम भी इसमें अगर थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकें। मैं भी बहुत सारी कंपनीज इंट्रोड्यूस करवाता हूँ जाके। सर, आपने एक कंपनी में काम किया था, जब आप स्टार्ट आपने अपना काम किया था तो एज ए लेबर आप वहाँ पे गए थे, फिर उसी कंपनी में आप एक बिजनेस प्रपोजल लेके बाद में गए। सर, ये वाकया बड़ा एक अनोखा है कि जहाँ पे इंसान एज ए लेबर गया और फिर वहाँ पे बाद में वो बिजनेस प्रपोजल लेके जाए, तो ये एक्सपीरियंस कैसा था और ये कैसे हुआ था? दैट वाज रियली प्राउड मोमेंट फॉर मी कि मैं जब वहाँ पे गया, मैं आपको बताया कि मैं लैंग्वेज स्टूडेंट था, मैं तो आई वॉज यूज टू कि मुझे अपने एक्सपेंस खुद बियर करने, ना कि मैं पाकिस्तान से फादर को, या इवन जापान में थे मेरे फादर, तो मुझे एक थी थोड़ी सी शुरू में कि नहीं, मुझे ये काम नहीं करना, मैं खुद काम करूँगा और मेरी प्रैक्टिस भी होगी लैंग्वेज की। ज़ाहिर है मैं जो सीखता हूँ मुझे इन्वायरमेंट चाहिए वहाँ बोलने के लिए, तो मैंने पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दी वहाँ पे। तो मैं जब वहाँ पे जाता था, वहाँ पे मैगजीन्स की स्टिचिंग होती थी, बेसिकली पिन्स जो लगते हैं ये सारे होते थे। तो
चूँकि मेरा काम था, मैं कोरिया से भी काफ़ी एक्सपोर्ट करता रहा हूँ पाकिस्तान के लिए, ये प्रिंटिंग मशीन्स का। तो इसी तरह प्रिंटिंग जो मार्केट थी उसमें इसको हम सेडल स्टिच यूनिट कहते हैं, ये यहाँ पे काफ़ी डिमांड थी इसकी। तो आज में कि यार अगर जापान से आ जाए तो क्या बात है, उनकी मशीनरीज बहुत अच्छी होती हैं। तो लकीली मुझे वहाँ पे जब मैं इसके अब डिग आउट करना शुरू किया, मुझे कि कनेक्शन चाहिए, तो एक मुझे वहाँ पे जैपनीज़ मिला जो मुझे उसी कंपनी में लेके गया जहाँ मैं जॉब करता था। तो मैंने फिर वहाँ से मशीन ख़रीदी, पाकिस्तान भी भेजी। तो वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था एक बार ऐसा कि किसी बच्चों ने गलती से मिस प्रिंट कर दी, पेज आगे वाले पीछे और पीछे वाले आगे जब हो गए, तो मुझे उन्होंने, क्योंकि लैंग्वेज मुझे अच्छी आती थी, तो उन्होंने मुझे वहाँ पे किस्म का छोटा मिनी प्रोजेक्ट हेड लगा दिया। हालांकि मैं पार्ट टाइम जॉब करता था वहाँ पे, लेकिन उनको प्रॉब्लम थी कि उन्होंने फौरी उसको ठीक करना था। तो इस वजह से मेरी उनके कोई हाई ऑफिशियल्स के साथ जान पहचान थी। तो जब मैं वहाँ पे गया तो बड़े वो खुश भी हुए देख के कि तुम एज आ बिज़नेस डीलिंग के लिए हमारे साथ आके बैठे हो, तो वो बड़े खुश भी, बड़े सरप्राइज़ भी हुए। तो ये एक वाक़या था वहाँ पे बड़ा छोटा सा कि मैं जहाँ पे काम करता था वहीं पे जॉब करता था, वहीं पे मैं अपनी बिज़नेस डीलिंग के लिए भी गया। सर, पाकिस्तानी जो हैं उनके लिए इस वक्त स्टडी में, जॉब में और बिज़नेस में, तीनों चीज़ों में जापान में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? मैं चाहता हूँ कि आप मुख्तसर तौर पे नाजरीन के साथ शेयर करें। जी बिल्कुल। जापान में अगर आप देखा जाए, सबसे पहले हम स्टूडेंट से स्टार्ट करते हैं कि स्टूडेंट्स जापान में बड़ा पोटेंशियल है, इवन क्योंकि यंग जनरेशन उनकी कम है और फॉरेन को वो एक तो वहाँ पे रेसिज्म नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप यूरोप अमेरिका के उसको देखें तो बिल्कुल नहीं है। मुझे आज तक कभी फेस नहीं करना पड़ा, मुझे 6 साल हो गए वहाँ पे। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है उन लोगों को, हमारे कलर से, हमारे लोगों से। तो एक इमेज है थोड़ा सा, वो ऐसा ऐसा हमारा बेहतर हो रहा है वहाँ पे। तो दूसरा ये कि लोग जब यहाँ से लैंग्वेज सीखे, बेसिकली आपने जापान में पढ़ने जाना है, आपने काम करने जाना है जॉब के लिए, आपने वहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, सबसे पहला स्टेप आपका लैंग्वेज है, जिसके लिए यहाँ पे लैंग्वेज सेंटर्स बने हुए हैं लाहौर में। जैसे कि मेरे जहाँ से मैंने भी फर्स्ट 3 मंथ्स की ट्रेनिंग ली थी, अल सानिया जापानीज़ लैंग्वेज स्कूल है जोहर टाउन में। ठीक है। और मेरे बड़े अच्छे टीचर हैं, मेरे मोहसिन भी हैं, काफ़ी अच्छी जगह पे गाइड भी करते हैं मुझे। तो वो वहाँ पे आप लैंग्वेज सीखें, उसके बाद उन्हीं के साथ स्कूल कनेक्टेड है, ठीक है, लैंग्वेज स्कूल्स। वो फिर आपको लैंग्वेज स्कूल जब आप जापान में शिफ्ट हो जाते हैं, देन उन जापानीज़ लैंग्वेज में जब आपका कोर्स कंप्लीट होने के करीब होता है, अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएट हैं तो आपको उस हिसाब से वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। अगर आप इधर अंडर ग्रेजुएट्स हैं तो आपको यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कर देते हैं, ठीक है, आप वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में भी जा सकते हैं। ये है स्टडी के लिए एक। और लेबर्स के लिए मैंने आपको लेबर के लिए बता दिया कि एक TITP प्रोग्राम है। एक जापान ने रिसेंट 3 साल तकरीबन हो गए एक प्रोग्राम नया शुरू किया जिसे स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर कहते हैं, SSW से बोलते हैं। वो उसके लिए भी जापानीज लैंग्वेज, वो क्योंकि वो प्योर लेबर वीज़ा है जिसे हम कह रहे हैं कि, क्योंकि जो TITP अगर आप इसके नाम से देखेंगे ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ठीक हो बेसिकली। लेकिन जो SSW है, अगर आप उसके नाम से देखें, स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर्स, बिल्कुल वो स्किल से रिलेटेड, वो स्किल से रिलेटेड, आप यहीं पे उनका N4 लेवल सीखें। यहीं पे आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर ये भी खुशखबरी मिलेगी कि जापान में अभी SSW के लिए आपको 2 टेस्ट पास करने पड़ते हैं। एक तो N4 लैंग्वेज टेस्ट होता है और दूसरा होता है आपका स्किल टेस्ट। वो अभी तक पाकिस्तान में कंडक्ट नहीं हो रहे किसी वजह से, तो वी आर वर्किंग ऑन इट। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट ईयर से ये स्टार्ट हो जाएंगे पाकिस्तान के अंदर। तो जैसे ये स्टार्ट हो जाएंगे पाकिस्तान के अंदर तो हमारी लेबर एग्जैक्ट जो है ना वो ये टेस्ट 2 पास करे और जाते साथ फौरी ये वहाँ पे अपना अर्निंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं। देन आ जाता है बिजनेस। अगर आप बिज़नेस पे आ जाएं तो बिज़नेस इटसेल्फ एक माशाल्लाह काफ़ी लोग वहाँ पे जाते भी हैं, लेकिन वही बात है कि मैं आपको बताऊँ कि जो डिपेंडेंसी होती है ना वो आपकी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट होती है। सही। इसलिए मैंने भी जाते साथ पहले अपना टाइम स्पेंड किया, थोड़ा टाइम इन्वेस्ट किया और मैंने लैंग्वेज सीखी। मेरे फादर भी वहाँ पे करते थे, क्योंकि वो हमारे लिए वहाँ पे गए थे तो उन्होंने उस लेवल तक जापानीज़ नहीं सीखी। तो जब मैं गया तो मुझे था कि नहीं सीखनी चाहिए। तो पाकिस्तानी जो बिजनेसमैन है वहाँ पे जाएं और उस एनवायरनमेंट में काम करने के लिए, हाँ आप हायर कर सकते हैं, इंटरप्रेटर्स हायर कर सकते हैं, सारा कुछ हो सकता है, लेकिन जो डायरेक्ट डीलिंग होती है ना, जो आपकी डायरेक्ट डीलिंग होती है उस जैसी बात नहीं बन सकती, कभी नहीं बन सकती। तो इसलिए आप सबके लिए एक ही प्रोसेस है,
आप वहाँ पे कंपनी जो है यहाँ पे बहुत सारे कंसल्टेंट्स भी हैं। इवन टोक्यो एम्बेसी ने मुझे बहुत बार फोर्स भी किया कि मैं यहाँ पे एक कंसल्टेंसी बना लूँ, क्योंकि मेरा वीज़ाज़ के रिलेटेड काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। क्योंकि जैसा आपको होता है कि हॉस्टल से लोग जो पास आउट होते हैं उनको मैं जॉब तक लेके जाता हूँ, तो वो स्कूल से लेके हॉस्टल जॉब एक पूरा सर्कल है मेरे पास। तो मुझे वो एवरी ईयर 150 लोगों का एक्सपीरियंस आता है, उनके वीज़ास मेरे थ्रू गुजरते हैं। इसके अलावा और भी हमारे पाकिस्तानीज़ हैं जो वहाँ पे रेफ्यूजीज़ वीज़ा पे होते हैं। उनको आज ही सुबह की बात है, एक बंदे का मुझे मैसेज आया कि मेरा वीज़ा रीन्यू, मुझे रेफ्यूजी पे था तो उसका शिफ्ट हो गया एज अ लेबर किसी कंपनी, मैंने जापानीज़ में इंट्रोड्यूस करवाया हुआ था उसे। तो ही वॉज़ वेरी हैप्पी कि अब मैं अपने घर आ सकता हूँ। रेफ्यूजीज़ को इजाज़त नहीं होती जब मुल्क से बाहर निकलने की, तो बड़ा खुश था और बड़ी दुआएं दे रहा था। यही मेरा वहाँ पे मकसद भी है कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ भी पैदा करे। और हमारे एक टीचर की बात मुझे याद आती है कि केमिस्ट्री के टीचर थे मेरे, तो हमें यही कहा करते थे कि अपने माँ बाप और खुदा की मखलूक के लिए आसानियाँ पैदा करो, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा करें। सर, कासिम अली शाह साहब की फाउंडेशन और उनके काम को आप कैसे देखते हैं? जी, फाउंडेशन माशाल्लाह बहुत अच्छी काम करी है। पहले तो मैं कासिम अली शाह साहब पे आज मेरी फ़र्स्ट टाइम उनके साथ मुलाकात हुई। हम लेक्चर्स तो उनके माशाल्लाह मुस्तफ़ीद होते रहते हैं उनसे। एक जो चीज़ मुझे दूसरे मोटिवेशनल स्पीकर्स में बहुत कम नज़र आती है, वो जो रिलेट करते हैं बातों को, जो है कड़ी से कड़ी मिलाना, ये मैं भी इससे इसलिए ज़्यादा रिलेट कर पाता हूँ। मैं आपको छोटा सा वाक़या सुनाऊंगा, पहले मैं सर की बात कर लूँ कि ये जब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से और जो हमारा दीन उसके साथ रिलेट कर देते ना, दैट द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग मुझे जो बहुत पसंद है इनमें। और फाउंडेशन में भी जैसे आप कह रहे हैं कि ये आप वो जो होते हैं इनका पैचअप, कपल्स के पैचअप करवाते हैं, आपका जो दूसरा लोगों को मोटिवेट करने का एक काम है, एजुकेशन के हवाले से स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है, दैट इज़ रियली गुड। मुझे जो है इन चीज़ों के फाउंडेशन में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पता थी, जैसे आज आपने बताया। आई एम वेरी हैप्पी कि पाकिस्तान में ऐसे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं और ऐसे काम हो रहे हैं, तो वेरी हैप्पी विद इट, और बड़ा सुन के भी खुशी हुई। और सर के बात से इसलिए रिलेट कर पाते हैं कि एक छोटी सी बात है, मैं आपको बताऊं कि मेरी कंपनी का, जैसा कि आपको नाम पता है, बट इंटरनेशनल। जी सर। तो जब मेरे फादर ने वहाँ पे कंपनी बनाई तो उन्होंने नाम रखा, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं था। तो उनको बड़ी प्रॉब्लम होती थी वहाँ पे लोगों को बताने के लिए बट इंटरनेशनल ही क्यों, क्योंकि अगर देखा जाए तो मेरे दादा से लेके मेरे फादर तक, इवन हमारी जो थर्ड जनरेशन है, यहाँ तक किसी के नाम के साथ बट नहीं लिखा जाता। सही। सबके नाम के साथ मोहम्मद, जैसे वालिद का नाम मोहम्मद आरिफ, दादा का नाम मोहम्मद आजम, भाई का नाम मोहम्मद असद। तो मिस्टेक की वजह से सिर्फ एक मैं ही था जिसके नाम के साथ बट लिखा जाता है। सही। तो 92 से बात शुरू हुई, जब मैं पैदा हुआ मेरे नाम के साथ बट लिखा गया। वो कहाँ 2012 में मेरे फादर ने जब कंपनी बनाई तो वो बट इंटरनेशनल। आज मुझे लोगों को, जब मैं कंपनी का ओनर हूँ तो मुझे ये बताना नहीं पड़ता कि बट इंटरनेशनल वाई, वो देखते हैं इसका सरनेम बट है और इसलिए इसने बट इंटरनेशनल बनाया। तो इसकी बात बताने का मकसद ये है कि किसको पता था कि मैं 92 में मेरे नाम के साथ बट लगेगा और मैं जो है ना एक कंपनी का ओनर बनूंगा जापान जाके। क्योंकि अगर देखा जाए तो मेरे बड़े भाई विलिंग या आप कह लें कि हकदार वो थे, मेरे से पहले वो फादर के साथ काम कर रहे थे। तो ही सेड, जब ये पॉइंट आया, ये डिफाइनिंग मोमेंट आया, तो उन्होंने कहा कि तुमने ज़ुबान सीखी है, एक कंपनी के ओनर को ऐसा ही होना चाहिए कि उसे लैंग्वेज में जापान के अंदर पूरी जो है ना वो स्किल्स होनी चाहिए, उसके पास ग्रिप हो और वो सारे काम कर सके, तो वो तुम हो, इसलिए तुम इसके ओनर के तौर पे काम करोगे। तो उसने सारा कुछ मेरे हवाले किया। तो मैं कभी इसको बैठ के सोचता हूँ, ये जो कड़ी से कड़ी मिलाने वाली बात होती है कि कहाँ से 92 से बात शुरू हुई और आज 2022 में मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये अल्लाह ताला के काम होते हैं, कैसे वो शुरू होता है और कहाँ पे आके वो ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच हसन भट्ट साहब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की। ख़ास तौर पे आपने जो जापान में स्टूडेंट्स के हवाले से, लेबर के हवाले से और बिज़नेस के हवाले से बताया, वो मुझे उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन को उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ, और उम्मीद है कि आपको इस इंटरव्यू से बहुत फ़ायदा हुआ होगा। अल्लाह हाफ़िज़।